मूल और शून्यक का अंतर न जाना भूल, बहुपद का जो है शून्यक समीकरण का वही है मूल। अरे भैया, क्या गुनगुना रहे हो? दीदी कुछ नहीं, बहुपद का शून्यक संबंधित कुछ समस्याएं हल कर रहा हूँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जो गुनगुना रहे हो उसका सार अच्छे से याद है या भूल गए? नहीं नहीं दीदी, मुझे सब याद है। अच्छा, तो जरा मुझे तो याद कराओ। दीदी, किसी बहुपद में चर के स्थान पर जिस संख्या को प्रतिस्थापित करने पर हमें शून्य प्राप्त हो जाए, वही संख्या उस बहुपद का शून्यक कहलाती है। व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि बहुपद f(x) का शून्यक एक ऐसी संख्या अल्फा है कि f अल्फा बराबर 0 हो। अरे वाह, तुम्हें तो सब कुछ एकदम सही सही याद है। वेरी गुड। अच्छा, तो तुम्हें ये तो भली प्रकार से ज्ञात है कि द्विघात बहुपद ax की घात 2 जमा bx जमा c के शून्यक और द्विघात समीकरण ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के मूल एक ही हैं। यही नहीं दीदी, मैं द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने में भी एक्सपर्ट हो गया हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो अब तुम्हारी ये एक्सपर्टनेस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने में भी सहायता करेगी। आज हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के विभिन्न तरीके सीखेंगे। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है द्विघात समीकरण की शुरुआत कैसे हुई? नहीं। चलो मैं बताती हूँ। जानते हो, एक बहुत पुराना शहर है बेबीलोन। याद आया? हाँ दीदी। 7 अजूबों में से एक, बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन। हाँ याद आया दीदी, 7 अजूबों में से एक बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन। हाँ बिल्कुल सही। जानते हो भैया, अधिकांश लोग विश्वास करते हैं कि बेबीलोन वासियों ने ही सबसे पहले द्विघात समीकरणों को हल किया था और वो जानते थे कि कैसे दो संख्याओं को ज्ञात किया जाए जिनका योग और गुणनफल दिया गया हो। इसी प्रकार यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाइयां ज्ञात करने की एक ज्यामितीय विधि विकसित की, जिसको हम वर्तमान शब्दावली में द्विघात समीकरण के हल कहते हैं। और हाँ, एक अरब गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी ने भी विभिन्न प्रकार के द्विघात समीकरणों का अध्ययन किया। और हाँ भैया, तुम्हें एक बात और बताऊं, अब्राहम बार हिया हा नासी यूरो ने अपनी पुस्तक लिबर इम्बाडोरम में विभिन्न द्विघात समीकरणों के पूर्ण हल दिए। और जहाँ तक हमारे प्यारे देश का सवाल है, द्विघात समीकरणों को हल करने का श्रेय अधिकांशतः प्राचीन भारतीय गणितज्ञों को ही जाता है। जानते हो, ब्रह्मगुप्त ने ax की घात 2 जमा bx बराबर c के रूप में द्विघात समीकरणों को हल करने का एक स्पष्ट सूत्र दिया था। ब्रह्मगुप्त ने ब्राह्म स्फुट सिद्धांत के 25 अध्यायों में से 2 अध्यायों में गणितीय सिद्धांतों एवं विधियों का विस्तृत वर्णन किया। इन्होंने गणित की 20 क्रियाओं तथा 8 व्यवहारों पर प्रकाश डाला। बीजगणित में समीकरण साधनों के नियमों का उल्लेख किया तथा अनिर्णित द्विघातीय समीकरण का समाधान भी बताया, जिसे आयलर ने 1764 ईस्वी में और लांग्रेंज ने 1768 ईस्वी में प्रतिपादित किया। श्रीधराचार्य ने अंक गणित पर नवशतिका तथा त्रिशतिका, पाटीगणित और बीज गणित पुस्तकों की रचना करी। इनकी रचना शैली इतनी सरल, संक्षिप्त और अनूठी थी कि इनके ग्रंथों का प्रचार पूरे भारत में हुआ।
और पूरे भारतवर्ष में इन्हें पढ़ा गया। इनकी बीजगणित की पुस्तकें अनमोल हैं। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है, जो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने पर प्राप्त हुआ। इसे श्रीधराचार्य विधि भी कहा जाता है और आज इसका प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। इनकी पुस्तक पाटीगणित का अनुवाद अरब में हिसाबुल तरफ नाम से हुआ। मध्य युग के अंतिम तथा अद्वितीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, बीजगणितम, गोलाध्याय, गृह गणितम एवं करण कुतूहल में गणित की विभिन्न शाखाओं अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति आदि को एक प्रकार से अंतिम रूप दिया। इनमें ब्रह्मगुप्त द्वारा बताई गई 20 प्रक्रियाओं और 8 व्यवहारों को अलग अलग विवरण और उनमें प्रयोग में लाई जाने वाली विधियों का प्रतिपादन सरल रूप में किया गया है। भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा बीजगणित ने अनिर्णित समीकरणों के समाधान के लिए प्रयुक्त चक्रवात विधि को प्रसिद्ध विद्वान हेंकल ने खूब सराहा और इसी नियम का प्रयोग फर्मट ने 1657 में किया। यानी दीदी, द्विघात समीकरणों का इतिहास बहुत ही रोचक रहा है और इनको हल करने में विश्व के विभिन्न गणितज्ञों ने अपना अपना योगदान दिया है। हाँ, वो तो दिया है। अब तुम ध्यान से द्विघात समीकरण के बारे में समझो और सीखो और फिर अपने मित्रों को भी अपना ज्ञान बांटने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है दीदी, आप मुझे स्टेप बाय स्टेप द्विघात समीकरणों के बारे में समझा दीजिए। ax की घात 2 जमा bx जमा c ये एक द्विघात बहुपद है तथा ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है 0 के। यानी यदि qx घात 2 का एक बहुपद है तो qx बराबर 0 एक द्विघात समीकरण कहलाती है। दीदी, बहुपद वाले अध्याय में आप मुझे ये सब समझा चुकी हैं। अच्छा, तो तुम्हें वो सब अभी तक याद है? बहुत अच्छे। अब तुम जरूर इस बार मैथ्स में अपने विद्यालय का नाम रोशन करोगे। देखो भैया, एक बात तुम हमेशा ध्यान रखना और वो ये कि द्विघात समीकरण qx को सदैव हम मानक रूप में लिखते हैं। इसके लिए हम द्विघात समीकरण के विभिन्न पदों को घटती हुई घातों के क्रम में लिखते हैं और समीकरण का मानक रूप प्राप्त करते हैं, अर्थात ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप है। और हाँ, यहाँ पर एक बात और समझ लो और वो ये कि द्विघात समीकरण हमारे आम जीवन की अनेक परिस्थितियों में और गणित के विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर उपयोग होती रहती हैं। दीदी, द्विघात समीकरण का प्रयोग आज तक मेरे सामने न तो मम्मी जी ने किया न ही पापा जी ने, और हाँ दीदी, आपने भी कभी इसका प्रयोग नहीं किया। ओहो भैया, तुम तो समझे ही नहीं। अरे भाई, दैनिक जीवन की कई विशिष्ट समस्याओं को हम अनजाने में ही द्विघात समीकरण के उपयोग से हल करते हैं। ये देखो, पहले मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि आम जीवन की विभिन्न स्थितियों को गणितीय रूप में, बल्कि यहाँ तो मुख्य रूप से द्विघात समीकरण के रूप में किस तरह व्यक्त करेंगे। चलो आओ, अब हम कुछ स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करते हैं। ये देखो, इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है।
हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो भैया पहले ये बताओ कि तुम्हें समझ आया कि आयत क्या होता है? हाँ दीदी, बताओ बताओ। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं तथा जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। वेरी गुड। अब प्रश्न के अनुसार माना आयत की चौड़ाई बराबर है x, तो अब आयत की लंबाई होगी 2 गुणा x जमा 1, यानी 2x जमा 1। अब जैसे कि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल हुआ 2x जमा 1 गुणा x, जो हल करने पर आया 2x का वर्ग जमा x। अब क्योंकि यहाँ आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर का वर्ग, अतः 2x की घात 2 जमा x बराबर है 528, अर्थात 2x की घात 2 जमा x घटा 528 बराबर है 0। अतः आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई द्विघात समीकरण 2x की घात 2 जमा x घटा 528 बराबर 0 को संतुष्ट करती है, जहाँ x भूखंड की चौड़ाई क्यों, समझे? नहीं दीदी, बिल्कुल समझ में नहीं आया। एक और उदाहरण से समझाओ ना। चलो ठीक है, अभ्यास के लिए हम एक और व्यवहारिक समस्या को द्विघात समीकरण में बदलते हैं। ये देखो, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। भैया, हमने वास्तविक संख्याओं में दोहराया था कि पूर्णांक क्या होते हैं। तुम्हें याद है या भूल गए? नहीं नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं भूला। सभी प्राकृतिक संख्याएं उनके योगात्मक प्रतिलोम तथा शून्य मिलकर पूर्णांकों का समूह बनाते हैं। मैंने ठीक कहा ना दीदी? हाँ, कहा तो एकदम ठीक है। अब देखो, यहाँ इस प्रश्न में 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया है। माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, क्योंकि हमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हुआ x जमा 1। अब क्योंकि प्रश्न में 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया है, अतः x गुणा x जमा 1 बराबर हुआ 306, जो कि हुआ x की घात 2 जमा x बराबर 306, यानी द्विघात समीकरण हुई x की घात 2 जमा x घटा 306 बराबर 0। अतः 2 क्रमागत पूर्णांक जिनका गुणनफल 306 है, इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं। क्यों, समझे ना? हाँ दीदी, विभिन्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना तो मुझे समझ में आ गया, परंतु एक समस्या आ रही है दीदी। समस्या? वो क्या? वो ये कि दैनिक जीवन की इन विभिन्न समस्याओं को हम द्विघात समीकरण की मदद से हल किस प्रकार करेंगे, ये तो आपने बताया ही नहीं। अरे भैया, चिंता मत करो, थोड़ा इंतजार करो, अब मैं तुम्हें यही सिखाने वाली हूँ। लेकिन हाँ, एक बात सदा याद रखना, और वो ये कि द्विघात समीकरण qx के हल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले qx के पद की घातों को घटते क्रम में लिखते हैं। इससे हमें समीकरण का मानक रूप प्राप्त होता है, अर्थात ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के। द्विघात समीकरण का मानक रूप है।
फिर हम इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड करते हैं तथा इसके बाद गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखकर मूल ज्ञात करते हैं। ये मूल यानी रूट ही इस द्विघात समीकरण के हल हैं, जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। दीदी, पहले मुझे गुणनखंड के बारे में और जानकारी दो ना प्लीज। ठीक है, तो पहले हम गुणनखंड के बारे में ही बात करते हैं। द्विघात बहुपद से तो तुम बहुत अच्छे से परिचित हो। वो बहुपद जिसकी उच्चतम घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद और पूर्णांक के गुणों में काफी कुछ समानता होती है, और जहाँ तक जमा, गुणा, घटा और भाग संक्रियाओं के गुणधर्मों का संबंध है, पूर्णांक और बहुपद व्यवहार में ठीक एक जैसे होते हैं। वो कैसे दीदी? चलो हम कोई 2 पूर्णांक माना 20 और 25 लेते हैं, तो इनका गुणनफल हुआ 500, यानी हमें एक अन्य पूर्णांक प्राप्त हो गया। इसी प्रकार बहुपद गुणा बहुपद बराबर होता है बहुपद के। अब देखो, क्योंकि 500 बराबर है 20 गुणा 25, इसे हम दूसरे प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि 20 और 25 500 के गुणनखंड हैं, और 500 के 20 और 25 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी होते हैं। अतः 500 को इसके गुणनखंडों के रूप में एक से अधिक प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे इस अंतिम व्यंजक की एक विशेषता है, प्रत्येक गुणनखंड एक अभाज्य धन पूर्णांक है। 500 भी एक धन पूर्णांक है। इसी प्रकार यदि हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से गुणा करते हैं तो भी हमें एक अन्य बहुपद प्राप्त हो जाता है। अच्छा दीदी। हाँ, और यदि gx और hx 2 बहुपद हों और उनका गुणनफल और बहुपद px हो, तो हम लिखते हैं gx hx बराबर px। इसे दूसरे रूप में देखने पर gx और hx px के 2 गुणनखंड हैं, और हम लिखते हैं px बराबर gx hx। अच्छा दीदी, इसका अर्थ ये हुआ कि px के गुणनखंड प्राप्त किए जा सकते हैं, और इसके 2 गुणनखंड gx और hx हैं। हाँ भैया, और फिर से px के गुणनखंड gx और hx के अतिरिक्त अन्य बहुपद भी हो सकते हैं, और उस स्थिति में px को अपने गुणनफल के रूप में एक से अधिक प्रकार से लिखा जा सकता है। तो भैया, गुणनखंड क्या होता है ये समझ में आया कि नहीं? हाँ दीदी, एकदम बढ़िया से आया। परंतु दीदी, क्या द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों के गुणनखंड निकालने का तरीका एक ही है? हाँ, गुणनखंड एक ही तरीके से निकाले जाएंगे। जब हमें द्विघात समीकरण दी हो तो उसके मूल यानी रूट्स ज्ञात करने के लिए प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखकर हम मूल निकाल सकते हैं। इसका तो अर्थ ये हुआ दीदी कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए मुझे सर्वप्रथम गुणनखंड ज्ञात करने की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ भैया, तुम्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। और एक बात तुम्हें याद है ना, द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं। हाँ दीदी, मुझे याद है कि बहुपद के शून्य का अर्थ है कि बहुपद में चर के स्थान पर कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करें कि हमें 0 प्राप्त हो जाए। और क्योंकि द्विघात बहुपद के शून्यक तथा द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं, इसीलिए
मूल समीकरण को संतुष्ट करते हैं। शाबाश भाई, मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। अब तो तुम्हें शून्य और मूल के बारे में काफी कुछ स्पष्ट हो गया है। इस सब के साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax की घात 2 जमा bx जमा c a बराबर नहीं है शून्य का मूल कहलाती है। यदि a अल्फा की घात 2 जमा b अल्फा जमा c बराबर शून्य हो, इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण का एक हल है। यानी कि दीदी अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। हाँ, बिल्कुल करता है। अच्छा भैया, ये तो बताओ कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? दीदी द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। जवाब तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि द्विघात समीकरण के भी अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं। अच्छा दीदी, फिर तो मुझे हमेशा याद रहेगा। बहुत अच्छे। चलो अब हम गुणनखंडों को विभिन्न तरीकों से ज्ञात करना सीखते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें वो कुछ मुख्य सूत्र याद है जो तुमने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे, या सब कुछ भूल गए? नहीं दीदी, मैं कुछ नहीं भूला। कौन से सूत्र? मुझे काफी सारे सूत्र याद हैं दीदी। अरे मैं द्विघात बहुपद से संबंधित सूत्र की बात कर रही हूँ। हाँ दीदी, ये तो बहुत आसान है। आसान है ना? तो इनकी सहायता से हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, x जमा a की अपने से ही गुणा हो रही है और गुणनफल है x का वर्ग जमा 2ax जमा a का वर्ग। यहाँ पर ध्यान दो, ये एक द्विघात बहुपद है। हाँ दीदी। इसी सूत्र को गुणनखंड ज्ञात करने की दृष्टि से देखें तो ज्ञात होता है कि द्विघात बहुपद x की घात 2 जमा 2ax जमा a की घात 2 को गुणनखंडों x जमा a, x जमा a और संक्षिप्त में x जमा a का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। और इसी प्रकार द्विघात बहुपद x की घात 2 घटा 2ax जमा a की घात 2 के गुणनखंड है x घटा a, x घटा a। और द्विघात बहुपद x की घात 2 घटा a की घात 2 के गुणनखंड है x जमा a, x घटा a। ठीक है दीदी। अरे भैया, सिर्फ ठीक से काम नहीं चलेगा। ये सब बताने में मेरा उद्देश्य यही है कि यदि गुणनखंड के लिए तुम्हें कोई ऐसा द्विघात समीकरण दिया हो जो इन तीनों सूत्रों में से किसी एक के दाएं पक्ष से मेल खाता हो, तो उसके गुणनखंड को बाएं पक्ष की तरह तुरंत लिख सकते हैं और उसके बाद आसानी से द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। अब जैसे इस द्विघात समीकरण को जरा ध्यान से देखो भैया, ये देखो, द्विघात समीकरण की मानक रूप से तुलना करने पर पता चलता है कि इसमें a यानी 49 तथा c यानी 1 पूर्ण वर्ग है। तो 7x जमा a का पूर्ण वर्ग बराबर हुआ 0 के। अतः 7x जमा 1 गुणा 7x जमा 1 बराबर हुआ 0 के। तो x बराबर हुआ घटा 1 बटा 7 के तथा घटा 1 बटा 7 के, यानी इस द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल हैं, जो है घटा 1 बटा 7 तथा घटा 1 बटा 7। अब जरा इस द्विघात समीकरण को ध्यान से देखो। सबसे पहले
इसे हम मानक रूप ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0 में लिखते हैं और फिर आसानी के लिए हम a को धनात्मक बनाते हैं। अब ध्यान से देखो, फिर से a यानी 64 पूर्ण वर्ग है जो है 8 का वर्ग, और b यहाँ पर दिया नहीं गया है, यानी b का मान हुआ 0 और c का मान है 49, यानी 7 का वर्ग। 8x जमा 7 गुणा 8x घटा 7 बराबर हुआ 0 के। एक बात सदा ध्यान में रखना भैया, और वो ये कि यदि दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो उनमें से एक संख्या या दोनों ही संख्या 0 के बराबर होती हैं। अतः 8x जमा 7 बराबर हुआ 0 के तथा 8x घटा 7 बराबर हुआ 0 के, यानी x बराबर हुआ घटा 7 बटा 8 जमा 7 बटा 8 तथा यानी इस द्विघात समीकरण के दो मूल जमा 7 बटा 8 और घटा 7 बटा 8 है। आओ अब इस द्विघात समीकरण को देखते हैं। यहाँ a बराबर 1, b बराबर घटा 18 और c बराबर 81 है। फिर से a और c पूर्ण वर्ग है, तो x घटा 9 का वर्ग बराबर हुआ 0 के। इस प्रकार x बराबर हुआ जमा 9 के तथा जमा 9 के, यानी इस द्विघात समीकरण के दो मूल हैं जो है जमा 9 और जमा 9। क्यों, समझ आया? हाँ दीदी, परंतु दीदी एक बात बताओ। पूछो। अगर हमें ऐसी द्विघात समीकरण दी हो जिन पर ये तीनों सूत्र लागू ना होते हों, तब हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम समीकरण को मानक रूप में रखने के बाद मध्य पद को दो भागों में बांटेंगे। मध्य पद को ही क्यों बांटेंगे दीदी? अच्छा चलो, मैं तुम्हें ये सब थोड़ा विस्तार से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। माना एक बहुपद f(x) बराबर है 3x जमा 4 और दूसरा बहुपद है 2x जमा 1। इसका अर्थ ये हुआ कि f(x) गुणा gx बराबर हुआ 3x जमा 4 गुणा 2x जमा 1, जो कि बराबर हुआ 6x का वर्ग जमा 11x जमा 4, जो कि एक द्विघात बहुपद है। अर्थात दो रैखिक बहुपदों को गुणा करने पर हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। समझ आया? हाँ दीदी, एकदम समझ आ गया। अब माना पहला रैखिक बहुपद है f(x) बराबर lx जमा m, जहाँ l बराबर नहीं है 0 के और l तथा m वास्तविक संख्याएं हैं, तथा दूसरा रैखिक बहुपद है gx बराबर px जमा q, जहाँ p बराबर नहीं है 0 के और p तथा q वास्तविक संख्याएं हैं। अब क्योंकि दो रैखिक बहुपदों का गुणनफल द्विघात बहुपद के बराबर होता है, अतः f(x) गुणा gx बराबर होगा ax का वर्ग जमा bx जमा c के, जो कि बराबर होगा lx जमा m px जमा q, जो कि हल करने पर आया plx का वर्ग जमा lq जमा mp कोष्ठक बंद x जमा mq। अब भैया तुम जरा इन दोनों बहुपदों को ध्यान से देखो, तुलना करो। देखो, तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है a बराबर bl
B बराबर LQ जमा MP और C बराबर MQ। क्यों, समझ आया? हाँ दीदी। यानी निष्कर्ष ये निकलता है कि द्विघात बहुपद ax की घात 2 जमा bx जमा c के गुणनखंड करने के लिए यदि हमें दो ऐसे नंबर r तथा s इस प्रकार मिल जाएं कि r तथा s का योगफल बराबर हो LQ जमा MP के, यानी बराबर हो B के जो कि x का गुणांक है, तथा R गुणा S बराबर हो LQ गुणा MP के, यानी PL गुणा MQ के, जो कि एक स्थिरांक है। तो इस सब का सार यही है भैया कि मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं जिनका गुणनफल a गुणा c के बराबर तथा योगफल b के बराबर हो, अर्थात x के गुणांक के बराबर है। समझ गया दीदी कि द्विघात समीकरण ax की घात 2 जमा bx जमा c के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें ऐसी दो संख्याएं r और s ज्ञात करनी होगी जिनका योगफल b और गुणनफल a गुणा c हो। और ज्यों ही हमें r और s ज्ञात हो जाते हैं, हम मध्य पद bx को दो भागों में बांट लेते हैं और उसे LQ जमा MP गुणा x के रूप में लिख देते हैं और पदों के समूह बनाकर गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो चलो अब हम इस द्विघात समीकरण के मध्य पद को विभक्त करके इसके मूल ज्ञात करते हैं। द्विघात समीकरण 7x जमा वर्गमूल 2x की घात 2 जमा 5 गुणा वर्गमूल 2 बराबर 0 को जरा ध्यान से देखो और बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे? दीदी, हम सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखते हैं। अतः ये समीकरण हुई वर्गमूल 2x का वर्ग जमा 7x जमा 5 गुना वर्गमूल 2 बराबर 0। बिल्कुल ठीक। अब हम इसके मध्य पदों को विभक्त करके इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते हैं। इसके लिए द्विघात समीकरण के मध्य पद को देखो। मध्य पद में b का मान है 7, a का मान है वर्गमूल 2 और c का मान है 5 गुणा वर्गमूल 2। अतः a गुणा c का मान हुआ 10। अब इस द्विघात समीकरण के मध्य पद को इस प्रकार दो पदों में विभक्त करो कि इसके दोनों पदों की गुणा करने पर a गुणा c यानी 10 आए तथा इन दोनों पदों को जमा करने पर b यानी 7 आए। दीदी, यहाँ पर वो दो संख्याएं जिन्हें गुणा करने पर 10 आएगा तथा जमा करने पर 7 आएगा, वो है 5 तथा 2। अतः इस द्विघात समीकरण में मध्य पद को तोड़ने पर हमें प्राप्त होता है वर्गमूल 2 x का वर्ग जमा 5x जमा 2x जमा 5 वर्गमूल 2 बराबर 0, जो कि हल करने पर आया। यहाँ पर एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, और वो ये कि इन दोनों पदों के समूह का मान एक समान ही हो। तो अब इस द्विघात समीकरण का रूप हो गया
वर्गमूल 2x जमा 5 x जमा वर्गमूल 2 बराबर 0। यानी या तो x जमा वर्गमूल 2 बराबर 0 होगा या फिर वर्गमूल 2x जमा 5 बराबर 0 होगा या फिर दोनों ही। अतः x के वे मान जिनके लिए वर्गमूल 2x की घात 2 जमा 7x जमा 5 वर्गमूल 2 बराबर 0 का मान वही है जो कि x जमा वर्गमूल 2 वर्गमूल 2x जमा 5 बराबर 0 से प्राप्त है। यानी कि जो मान x जमा वर्गमूल 2 बराबर 0 तथा वर्गमूल 2x जमा 5 बराबर 0 से प्राप्त होंगे, अब x जमा वर्गमूल 2 बराबर 0 को हल करने पर आया x बराबर घटा वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2x जमा 5 बराबर है 0। इसको हल करने पर आया x बराबर घटा 5 बटा वर्गमूल 2। अतः x बराबर घटा वर्गमूल 2 तथा x बराबर घटा 5 बटा वर्गमूल 2 दिए गए द्विघात समीकरण के हल है। दूसरे शब्दों में घटा वर्गमूल 2 और घटा 5 बटा वर्गमूल 2 समीकरण वर्गमूल 2x की घात 2 जमा 7x जमा 5 वर्गमूल 2 बराबर 0 के मूल है। अब समझ में आया? हाँ दीदी। और हाँ भैया, यहाँ पर तुम ये जांच करके ये भी सत्यापित कर सकते हो कि तुमने समीकरण के मूल सही निकाले हैं या नहीं, क्योंकि ये तो तुम भली प्रकार जानते हो कि द्विघात समीकरण के मूल समीकरण को संतुष्ट करते हैं। हाँ दीदी, मुझे आपने पहले भी ये बताया था कि समीकरण के मूल समीकरण को संतुष्ट करते हैं, यानी कि दायां पक्ष बराबर होगा बायां पक्ष के। हाँ, तो यहाँ जांच करने के लिए इस समीकरण में x का मान घटा वर्गमूल 2 रखने पर बायां पक्ष बराबर आया दायां पक्ष के। अर्थात जांच करने पर सत्यापित हुआ कि x बराबर घटा वर्गमूल 2 इस समीकरण का मूल है। आओ अब जांच करके सत्यापित करते हैं कि x बराबर घटा 5 बटा वर्गमूल 2 इस समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। फिर से यहाँ बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। दीदी, आपने द्विघात समीकरण के मूल निकालने के 2 तरीके समझाए हैं। पहला, यदि a तथा c पूर्ण वर्ग हो तो सूत्रों का प्रयोग करके, तथा दूसरा मध्य पद को 2 भागों में विभक्त करके। क्या मैं कोई सा भी तरीका अपनाकर मूल ज्ञात कर सकता हूँ? हाँ भैया, कोई सा भी तरीका अपना सकते हो। अब मैं तुम्हें मूल निकालने का एक बढ़िया सा तरीका समझाती हूँ। यदि तुम्हें कोई ऐसी द्विघात समीकरण के मूल निकालने हो जिनमें पहला और दूसरा तरीका तुम आसानी से नहीं लगा पा रहे हो, तो ऐसी उलझन को ये तरीका जादू की तरह हल कर देता है। ऐसा जादुई तरीका? तो दीदी फटाफट सिखा दो। ये द्विघात समीकरण देखो। क्या तुम्हें ऐसी कोई 2 संख्याएं पता है जिनका गुणनफल यानी a गुणा c 1 आए तथा जिनका योगफल 4 आए? दीदी, ऐसा तो कोई संख्या नहीं है। दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। अब मैं ही तुम्हें ऐसा फर्स्ट क्लास तरीका बताती हूँ कि तुम पहले ही द्विघात समीकरण को जांच करके बता पाओगे कि समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, और इसके बाद हम उनको आसानी से हल कर सकते हैं।
तो चलो अब हम द्विघात समीकरण को हल करने का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका सीखते हैं। तो शुरू करने से पहले भैया तुम जरा मुझे फिर से द्विघात समीकरण का मानक रूप तो बताओ। क्यों नहीं दीदी, ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। आहा, ये अधूरी है। और ये भी बताओ कि यहाँ a बराबर नहीं है 0 के तथा a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। ओह सॉरी दीदी, मैं भूल गया था। अरे ठीक है, लेकिन अब नहीं भूलना। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों को 4a से गुणा करने पर हमें मिलता है 4a कोष्ठक में a x का वर्ग जमा bx जमा c बराबर 4a गुणा 0 जो कि बराबर है 4a का वर्ग x का वर्ग जमा 4abx जमा 4ac बराबर 0 के। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए फिर से दोनों पक्षों में b के वर्ग को जोड़ने पर आया 4a का वर्ग x का वर्ग जमा 4abx जमा 4ac जमा b का वर्ग बराबर है 0 जमा b का वर्ग, जो कि हल करने पर आया 2ax का वर्ग जमा 2 गुणा 2axb जमा b का वर्ग जमा 4ac बराबर b का वर्ग। क्यों, याद आया? अब a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग बराबर होता है a जमा b के वर्ग के। तो यहाँ पर हल करने पर आया 2ax जमा b का वर्ग जमा 4ac बराबर b का वर्ग। पक्षांतर करने पर समीकरण हुआ 2ax जमा b का वर्ग बराबर b की घात 2 घटा 4ac। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल करके हल करने पर आया x बराबर घटा b जमा घटा वर्गमूल b का वर्ग घटा 4 गुणा ac बटा 2a। तो भैया यही वो जादुई तरीका है जिससे हम बिना किसी समस्या के द्विघातीय समीकरण के मूल निकाल सकते हैं और इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। और हाँ, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के इस सूत्र को हम द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। और एक बात और, द्विघात सूत्र की एक और विशेषता है। वो क्या दीदी? इसमें केवल b की घात 2 घटा 4ac यानी विविक्तर की गणना करके हमें ये ज्ञात हो सकता है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। दीदी, पहले तो आप ये बताओ कि ये विविक्तर क्या है और ये मूलों की प्रकृति क्या होती है? बताती हूँ। देखो, b की घात 2 घटा 4ac को हम द्विघात समीकरण का विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण की समस्या में हमें विविक्तर का मान ज्ञात करना चाहिए। विविक्तर की सहायता से ही हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। यहाँ प्रकृति का अर्थ है मूल वास्तविक होंगे या बराबर होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। वो कैसे दीदी? यदि d बड़ा है 0 से
यानी d धनात्मक है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। और यदि d बराबर है 0 के, तो दो बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। और यदि d छोटा है 0 से, यानी d का मान ऋणात्मक है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। अच्छा दीदी, विविक्तर यानी d का मान याद करने का कोई तरीका तो बता दो। अरे ये तरीका, ये तो मैं तुम्हें चुटकी बजाते ही याद करा देती हूँ। a को करो c से गुणा, फिर कर लो इसे 4 गुना। अब जो हमें है मिला, b के वर्ग में से करो घटा। क्यों, हो गया ना याद? दीदी तुम अब करो न चिंता, कभी न अब मैं भूलूंगा। डिस्क्रिमिनेंट के सभी सवाल झटपट से हल कर लूंगा। ठीक है, ऐसे ही तुम ये भी मन में बिठा लो कि d की गणना के बाद हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं, तथा इसके बाद यदि मूल संभव हो तो उन्हें ज्ञात कर लेते हैं। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्तर d का मान ज्ञात करते हैं। दीदी मूल को ज्ञात किस प्रकार करते हैं? भैया, द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो मूल होते हैं। ये मूल होंगे घटा b जमा घटा वर्गमूल d बटा 2a। याद रखना भैया, पूरे के बटा में 2a है। तो भैया, यदि d बड़ा होगा 0 से, तो दो भिन्न वास्तविक मूल घटा b जमा घटा वर्गमूल d पूरे के बटा में 2a प्राप्त करते हैं। यदि d बराबर है 0 के, तो 2 बराबर मूल घटा b बटा 2a या घटा b बटा 2a प्राप्त करते हैं। और यदि d छोटा है 0 से, तो भैया ऐसी कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है जिसका d छोटा है 0 से। अतः इस स्थिति में द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। चलो अब हम द्विघात समीकरण की कुछ और समस्याएं द्विघात सूत्र की मदद से हल करते हैं। इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों के अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 1 बटा x जमा 4 घटा 1 बटा x घटा 7 बराबर 11 बटा 30। x बराबर नहीं है घटा 4 या 7 के। इस समीकरण को हल करने पर आया x घटा 7 घटा x जमा 4 पूरे के बटा x जमा 4 x घटा 7 बराबर 11 बटा 30। जो कि आगे हल करने पर आया x की घात 2 घटा 3x जमा 2 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण में a बराबर 1, b बराबर घटा 3 और c बराबर 2। अब क्योंकि विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होता है b की घात 2 घटा 4ac, अतः यहाँ d का मान आया 1, जो कि बड़ा है 0 से। अतः इस द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे और ये मूल है इस समीकरण में a, b और विविक्तर d का मान रखने पर हमें मिला x बराबर घटा 3 जमा घटा वर्गमूल 1 बटा 2। तो ये बराबर हुआ जमा 3 जमा घटा वर्गमूल 1 बटा 2 के,
जो कि हल करने पर आया x बराबर 2 तथा x बराबर 1। अतः x बराबर 2, x बराबर 1 दी गई द्विघात समीकरण के मूल है। निम्न द्विघात समीकरण के x घटा 2 जमा 6 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। भैया ये देखो, यहाँ द्विघात समीकरण है कि x घटा 2 जमा 6 बराबर 0, जो कि सरल करने पर आया कि x की घात 2 घटा 2 के x जमा 6 बराबर 0। यहाँ a बराबर k, b बराबर घटा 2 के और c बराबर 6 है। हम जानते हैं कि विविक्तर d बराबर होता है b की घात 2 घटा 4 ac। अब इसमें मान रखने पर d का मान आया 4k का वर्ग घटा 24k। अब क्योंकि हमें ज्ञात है कि द्विघात समीकरण ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यदि b की घात 2 घटा 4ac बराबर 0 हो, और हमें प्रश्न दिया है कि इस द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल है। अतः 4k की घात 2 घटा 24 के बराबर होगा 0 के। अतः हल करने पर k का मान आया 0 तथा 6। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है, और हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में x के वर्ग का गुणांक 0 नहीं हो सकता। अतः k बराबर 0 संभव नहीं है। इसलिए इस द्विघात समीकरण kx की घात 2 घटा 2 के x जमा 6 बराबर 0 में यदि 2 बराबर मूल हो तो k का मान होगा जमा 6। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, जो कि वर्षों में है, का गुणनफल 48 था। तो यहाँ हमने माना एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो प्रश्न के अनुसार दूसरे मित्र की आयु होगी 20 घटा x वर्ष। अतः 4 वर्ष पहले मित्र की आयु होगी x घटा 4 वर्ष, तो दूसरे मित्र की 4 वर्ष पहले आयु होगी 20 घटा x घटा 4, यानी 16 घटा x वर्ष। अब फिर से प्रश्न के अनुसार 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल है 48। अतः x घटा 4 16 घटा x बराबर 48। अतः 16x घटा x की घात 2 घटा 64 जमा 4x बराबर 48, जो कि बराबर हुआ x की घात 2 घटा 20x जमा 112 बराबर 0। यहाँ a बराबर 1, b बराबर घटा 20 और c बराबर 112। हम जानते हैं कि विविक्तर d बराबर होता है b की घात 2 घटा 4ac। अतः d बराबर हुआ घटा 20 का वर्ग घटा 4 गुणा 1 गुणा 112,
जो कि हल करने पर आया घटा 48। और क्योंकि घटा 48 छोटा है 0 से, अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, अतः दी गई स्थिति संभव ही नहीं है। दीदी, एक और प्रश्न बताओ ना। हाँ, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि ये चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो वो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। तो भैया, पहले हम इस समस्या को गणितीय रूप में बदलेंगे, यानी इसे द्विघात समीकरण में बदलेंगे और फिर इसको हल करेंगे। चूंकि हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, तो माना रेलगाड़ी की एक समान चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी माना रेलगाड़ी x किलोमीटर चलने में समय लेती है 1 घंटा, तो रेलगाड़ी 1 किलोमीटर चलने में समय लेगी 1/x घंटा। इस प्रकार रेलगाड़ी 360 किलोमीटर चलने में समय लेगी 1/x गुणा 360। ध्यान दो, ये हुआ दूरी बटा चाल। तो प्रश्नानुसार यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो रेलगाड़ी उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, यानी बढ़ी हुई चाल बराबर x जमा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए 360 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा 360 बटा x जमा 5 घंटा। ध्यान दो, ये भी हुआ दूरी बटा चाल, यानी हम इस प्रश्न में चाल बराबर दूरी बटा समय के सूत्र का सीधा प्रयोग भी कर सकते हैं, तथा समान दूरी को तय करने में दोनों चालों में समय का अंतर होगा 1 घंटा, यानी 360 बटा x घटा 360 बटा x जमा 5 बराबर 1, जो कि हल करने पर आया, पक्षांतरण करने पर ये आया 360 x जमा 5 घटा 360 x बराबर x जमा 5। हल करने पर ये हुआ 360 x जमा 1800 घटा 360 x बराबर x की घात 2 जमा 5x, यानी x की घात 2 जमा 5x घटा 1800 बराबर 0। तो ये हुई हमारी द्विघात समीकरण। इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि तथा सूत्र का प्रयोग करके दोनों प्रकार से हल कर सकते हैं। चलो इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके हल करते हैं। दीदी, श्रीधराचार्य सूत्र वही द्विघाती सूत्र है ना, जिसके बारे में आपने मुझे विस्तार से बताया था? हाँ भैया, बिल्कुल वही। तो इसमें तो हम पहले विविक्तर का मान ज्ञात करके जांचते हैं कि इस द्विघात समीकरण के मूल्यों की प्रकृति क्या होगी। इसके बाद हम मूल ज्ञात करते हैं। वेरी गुड, तुम तो बिल्कुल ठीक समझे। अब यदि हम अपने इस द्विघात समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से करें, तो हम देखते हैं कि यहाँ a बराबर है 1, b बराबर है 5 और c बराबर है घटा 1800। तब हम जानते हैं कि विविक्तर यानी d बराबर होता है b का वर्ग घटा 4
गुणा A गुणा C। तो D बराबर हुआ 5 का वर्ग घटा 4 गुणा 1 गुणा घटा 1800, जो कि हल करने पर आया 7225। और 7225 बड़ा है 0 से, इसलिए इस द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। अब इस द्विघाती समीकरण को द्विघाती सूत्र से हल करने पर हम पाते हैं x बराबर होगा घटा 5 जमा घटा 85 बटा 2। तो इस प्रकार x बराबर हुआ 40 और घटा 45 के। हम जानते हैं कि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः रेलगाड़ी की वास्तविक चाल हुई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, ठीक है ना? हाँ दीदी। चलो एक और प्रश्न हल करते हैं। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है और प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने के समय ज्ञात कीजिए। देखो भैया, यहाँ 2 नल एक साथ एक हौज को भर रहे हैं, जिसमें वो 9 सही 3/8 घंटे यानी 75/8 घंटे का समय लेते हैं। यहाँ एक नल बड़े व्यास वाला है और दूसरा छोटे व्यास वाला। यदि ये नल एक एक करके हौज को अकेले भरे तो बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेता है। अर्थात यदि छोटा नल हौज को भरने में समय लगाता है x घंटे, तो बड़ा नल हौज को भरने में समय लगाएगा x घटा 10 घंटे। यानी कि x घटा 10 घंटे में बड़े नल द्वारा हौज का भरा भाग है 1, तो 1 घंटे में बड़े नल द्वारा हौज का भरा भाग होगा 1/x घटा 10। तो भैया 9 सही 3/8 घंटे यानी 75/8 घंटे में बड़े नल द्वारा हौज का भरा भाग क्या होगा? जरा बताओ तो। दीदी 9 सही 3/8 घंटे यानी 75/8 घंटे में नल द्वारा हौज का भरा भाग होगा 1/x घटा 10 गुना 75/8। शाबाश भैया, इसे हमने समीकरण 1 माना। तो अब तो तुम 75/8 घंटे में छोटे नल द्वारा हौज का भरा भाग भी निकाल सकते हो। क्यों, निकाल सकते हो ना? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। बहुत अच्छे। देखो दीदी, यहाँ x घंटे में छोटे नल द्वारा हौज का भरा भाग है 1। बिल्कुल ठीक। तो 1 घंटे में छोटे नल द्वारा हौज का भरा भाग होगा 1/x। बहुत अच्छे। इसी प्रकार 9 सही 3/8 घंटे यानी 75/8 घंटे में छोटे नल द्वारा हौज का भरा भाग 1/x गुना 75/8 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भाई, तुमने तो बहुत ही शानदार तरीके से बताया। तो अब इसे हमने समीकरण 2 माना। अब क्योंकि हमें पता है कि दोनों नल मिलकर हौज को 9 सही 3/8 यानी 75/8 घंटे में भरते हैं
और हमने ये भी निकाल लिया है कि छोटा नल और बड़ा नल दोनों ही अलग अलग 75/8 घंटे में हौज का कितना कितना भाग भरेंगे। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि दोनों नल मिलकर हौज को पूरा भर देंगे, अर्थात 1/x घटा 10 गुणा 75/8 जमा 1 बटा x गुणा 75/8 बराबर 1, जिसे हम लिख सकते हैं 75/8 गुणा 1/x घटा 10 जमा 1/x बराबर 1। पक्षांतरण करने पर हमें मिला 1/x घटा 10 जमा 1/x बराबर 8/75। इसे हम और सरल करें तो हमें मिला x जमा x घटा 10 बटे x गुणा x घटा 10 बराबर 8/75, यानी 2x घटा 10 बटा x गुणा x घटा 10 बराबर 8/75। अब तिरछी गुणा करने पर हमें मिलता है 75 गुणा 2x घटा 10 बराबर 8x गुणा x घटा 10, जो कि हल करने पर आया 750x घटा 750 बराबर 8x की घात 2 घटा 80x। पुनः पक्षांतरण करने पर हमें मिला 8x का वर्ग घटा 80x घटा 150x जमा 750 बराबर 0, जो कि हल करने पर आया 8x का वर्ग घटा 230x जमा 750 बराबर 0। तो अब हमें मिल गया द्विघात समीकरण। तो अब तो तुम्हें पता है ना, पहले हम क्या करेंगे? दीदी, सबसे पहले हम d का मान ज्ञात करके मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। पर यहाँ पे दीदी जरा ध्यान दीजिए कि समीकरण को और भी सरल रूप में रखा जा सकता है, और इसके लिए हम उभयनिष्ठ संख्या से भाग देते हैं। यहाँ पर उभयनिष्ठ संख्या है 2, तो हमारा समीकरण होगा 4x का वर्ग घटा 115x जमा 375। तो दीदी, यहाँ a बराबर हुआ 4, b बराबर हुआ घटा 115 और c बराबर हुआ 375। तो दीदी, श्रीधराचार्य सूत्र से हल करने के लिए पहले हम d ज्ञात करते हैं। d का मान हुआ b का वर्ग घटा 4ac, जो कि मान रखने पर आया d बराबर घटा 115 का वर्ग घटा 4 गुना 4 गुना 375, जो कि हल करने पर आया 7225। वेरी गुड। इसके आगे मैं बताती हूँ। क्योंकि d बड़ा है 0 से, इसलिए इस द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं, जो कि हुए x बराबर घटा b जमा घटा वर्गमूल d बटा 2a। तो x का मान हुआ घटा 115 जमा घटा वर्गमूल 7225 बटा 8। x का मान हुआ जमा 115 जमा घटा 85 बटा 8। फिर से ध्यान रखना, पूरे के बटा में 8, जो कि हल करने पर आया 85
25 घंटे या फिर 15/4 घंटे, यानी x का मान आया 25 घंटे या 15/4 घंटे। 15/4 घंटे का अर्थ है लगभग 4 घंटे। अगर हम मान ले कि छोटा नल हौज को 4 घंटे में भरता है, तो बड़ा नल हौज को x घटा 10 घंटे में भरेगा, यानी 4 घटा 10 घंटे में, जो आया घटा 6 घंटे। लेकिन समय ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए x का मान हुआ 25 घंटे, यानी छोटा नल हौज को भरने में समय लेगा 25 घंटे और बड़ा नल हौज को भरने में समय लेगा 25 घटा 10 बराबर 15 घंटे। क्यों, ठीक है ना? हाँ दीदी। दीदी, तो अब मेरी बारी। हाँ, क्यों नहीं। अब मैं आपको द्विघात समीकरण x का वर्ग जमा 4x जमा 1 बराबर 0 के मूल स्वयं स्टेप बाय स्टेप ज्ञात करके दिखाता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, जरा बताओ तो सही। दीदी, पहले स्टेप में मैं इस द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखता हूँ। दूसरे स्टेप में द्विघात समीकरण ax का वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 से इसकी तुलना करता हूँ। यहाँ a बराबर है 1, b बराबर है 4 तथा c बराबर है 1। अब दीदी, मैं तीसरे स्टेप में विविक्तर d की गणना करता हूँ। हमें ज्ञात है कि d बराबर होता है b का वर्ग घटा 4ac, तो यहाँ d बराबर होगा 4 का वर्ग घटा 4 गुणा 1 गुणा 1, जो कि हल करने पर आया 12, यानी d का मान आया 12। चौथे स्टेप में दीदी, मैं d के बराबर मान के अनुसार मूलों की प्रकृति ज्ञात करता हूँ, और क्योंकि यहाँ पर d बड़ा है 0 से, इसीलिए इस द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। वेरी गुड भैया, अब जरा आगे बताओ। दीदी, इसके बाद मैं मूलों की गणना के लिए 5वें स्टेप में सूत्र का प्रयोग करता हूँ। दीदी, हम जानते हैं कि मूल होंगे घटा b जमा घटा वर्गमूल d बटा 2a। तो मान रखने पर मूल आए घटा 4 जमा घटा वर्गमूल 12 बटा 2 गुणा 1, जो कि हल करने पर आया घटा 4 जमा घटा 2 वर्गमूल 3 बटा 2। आगे हल करने पर आया घटा 2 जमा घटा वर्गमूल 3। इसीलिए इस द्विघात समीकरण में x की घात 2 जमा 4x जमा 1 के 2 मूल है, घटा 2 जमा वर्गमूल 3 और घटा 2 घटा वर्गमूल 3। ब्रिलियंट, एक्सीलेंट। अरे भाई, अब मैं निश्चिंत हो गई। अब तुम सारे प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल कर पाओगे।